नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साइकोलॉजी की सीरीज चल रही थी हमारी और हमने इससे पहले 16 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं। ये साइकोलॉजी की सीरीज की 17वीं क्लास है। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने आईपी पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत यानी कि क्लासिकल बॉन्ड थ्योरी को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बताया था कि जब भी किसी सिद्धांत को पढ़ें अपन, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस सिद्धांत का जनक कौन है। तो दोस्तों, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है। दूसरा प्रश्न जो यहाँ से बनता है वो उनके उपनाम को लेकर बनता है। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को कई बार दूसरे नाम से पूछ लिया जाता है और पूछा जाता है कि बताओ संयोजनवाद का सिद्धांत या संयोजनवाद के सिद्धांत के जनक कौन है। तो आपको बताना है थॉर्नडाइक। ठीक है, तो चलिए अपन इनके उपनाम की चर्चा कर लेते हैं। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत और बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी कि बंध का सिद्धांत। ये सभी उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के जो है उपनाम हैं। अब हम थोड़ी सी बात थॉर्नडाइक के बारे में कर लेते हैं कि थॉर्नडाइक मूलतः पशु मनोवैज्ञानिक थे। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको बताना है थॉर्नडाइक। आपसे पूछा जाए कि विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री कौन थे, तो आपको बताना है थॉर्नडाइक। ठीक है दोस्तों, ये तो थी यहाँ की बात। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया था। थॉर्नडाइक ने 1890 से 1913 के बीच में अनेक जंतुओं पर प्रयोग किया। 1898 में पहली बार प्रयास व त्रुटि का विचार दिया। 1913 में इन्होंने एक प्रयोग किया था और वो प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर। और उसके बाद में उन्होंने जो वर्तमान जो सिद्धांत है, जिसे अपन बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग कह रहे हैं या जिसे हम संबंधवाद, संयोजनवाद या प्रयत्न, भूल व प्रयास त्रुटि या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कह रहे हैं, इसी सिद्धांत को उन्होंने 1913 में दिया था। प्रयोग किस पे किया था? भूखी बिल्ली पर। लेकिन दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में अब की बार ये प्रश्न पूछा गया है कि उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो कब दिया गया, और वहाँ पर 1913 ऑप्शन में नहीं था, वहाँ ऑप्शन था 1898। और सही भी क्या माना गया है? 1898 ही सही माना गया है। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, जब भी ये दोनों ऑप्शन में आपको मिल जाए तो आपको 1913 करना है, क्योंकि वर्तमान जो सिद्धांत है वो इसी समय दिया गया था। अगर आपने पूछा जाए कि विचार कब दिया, तो आपको बताना है 1898 में। लेकिन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये सिद्धांत कब दिया और 1913 ऑप्शन में नहीं देता है, तो ऐसी कंडीशन में 1898 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इन्होंने अपने प्रयोग में बिल्ली के सामने मछली अर्थात मांस को रखा था उद्दीपक के रूप में, और इन्होंने प्रयोग किया था। प्रयोग क्या था दोस्तों? इन्होंने एक पजल बॉक्स लिया था और इस पजल बॉक्स में बिल्ली को जो है अंदर बंद कर दिया था। ये बिल्ली बहुत भूखी थी और जैसे उसके बाहर में मछली रखी गई, मछली या कोई भी मांस का टुकड़ा रख दिया गया, मछली का मांस रख दिया गया, तो मछली की जो मांस है कि इसकी जो गंध है वो इसके बिल्ली के पास में आने लगी। ठीक है, और इसी पिंजरे में खोलने के लिए एक दरवाज़ा दिया गया था और ये दरवाज़ा जो है एक लीवर से खुलता था। एक लीवर लगा दिया था इसमें कि जैसे ही बिल्ली इस पे पैर रखेगी दरवाज़ा खुल जाएगा। तो बिल्ली क्या है, मांस की जो सुगंध आने लग गई थी इसको, इसे झटपटाने लग गई और कभी किधर प्रयास करती, कभी किधर प्रयास करती। अनेक प्रयास करने के बाद में एक बार इसका पैर पिंजरे इस पे लीवर पे दब जाता है और ये पिंजरा खुल जाता है। जैसे पिंजरा खुलता है, बिल्ली मछली का जो मांस है इसको प्राप्त कर लेती है। यही बार बार प्रयास किया गया। दूसरे दिन फिर आए, मछली का मांस रखा, बिल्ली फिर झटपटाने लगी, फिर लीवर पे पैर रखा गया और उन्होंने मांस को प्राप्त कर लिया। ऐसे जब बार बार बिल्ली ने किया तो बिल्ली ये सीख गई कि भैया इस लीवर पे जब मैं पैर रखती हूँ तभी ये मछली जो है ये दरवाज़ा खुलता है और उसके बाद ही क्या है, उसके बाद ही ये मांस प्राप्त होती है। तो ये जो लीवर है इस पे पैर रखती बार बार, है ना, उसके बाद में तुरंत ही बाहर आ जाती। जब भी मांस रखा जाता तुरंत लीवर को दबाती, बिल्ली बाहर आके मछली को प्राप्त कर लेती। तो ऐसी कंडीशन में ये बार बार त्रुटि करके सीख गई थी, अतः इसे प्रयत्न व भूल का सिद्धांत या प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। दूसरी बात क्या थी कि
आपस में उनका संबंध बन गया था। किसका? मांस के टुकड़े का और बिल्ली का एक दूसरे का संबंध बन गया था। अतः इसे संबंधवाद, एक तरीके से बंध बन गया था, बॉन्ड बन गया था। अतः इसे बंध का सिद्धांत कहा जाता है। प्रयोग क्या था अब और हम बात कर रहे हैं कि थॉर्नडाइक ने पजल बॉक्स के सहयोग से भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था और प्रयोग के बाद में निष्कर्ष के आधार पर ये कहा था कि भूखी अवस्था में बिल्ली को जब पजल बॉक्स में बैठाया गया तो वह मछली की गंध से प्रभावित होकर अनुक्रिया करती है और अनुक्रिया करते करते दरवाज़ा खोलना सीख जाती है, जबकि वह एक मंदबुद्धि प्राणी है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी बालक या व्यक्ति किसी सही दिशा में निरंतर प्रयास करता है तो वह किसी भी कार्य या व्यवहार को सीख जाता है। इस प्रयोग के आधार पर थॉर्नडाइक ने दो प्रकार के नियम दिए जिन्हें अधिगम के नियम कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक के नियम या अधिगम के कुल कितने नियम हैं। तो अधिगम के कुल नियम पूछे तो आपको बताना है 8 नियम। इन 8 नियमों को 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें से 3 जो नियम है वो मुख्य नियम है और 5 जो नियम है वो गौण नियम है। मुख्य नियम की अगर मैं बात करूं तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और गौण नियमों में बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, साहचर्य व्यवहार का नियम। दोस्तों अगर सही मायने में तो अपन अगर एक को भी अच्छे से याद कर ले तो यहाँ से आने वाला प्रश्न इजी वे में सोल्व हो सकता है। देखिए प्रश्न क्या पूछेगा आपसे। प्रश्न ये पूछेगा कि बताओ निम्न में से अधिगम के मुख्य नियम नहीं है, ऐसे पूछेगा। मुख्य नियम नहीं है और आपको 3 ऑप्शन तो यहाँ से देगा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और एक नियम कोई भी यहाँ से डाल देगा, सादृश्यता का नियम जैसे डाल दिया। तो बताओ कौन सा नहीं है। तो आप तुरंत देखते ही पहचान जाओगे अगर आपको ये तीनों ध्यान है तो। इसके जस्ट अपोजिट प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिगम के नियमों में गौण नियम नहीं है। ठीक है, तो आपको 3 गौण नियम दे देगा कोई भी यहाँ से और एक इसमें से मुख्य नियम मिला देगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एक भी ध्यान है तो आप आराम से छांट सकते हो। तो मुख्य नियमों को याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको केवल ताप याद करना है, ताप, TAP, ताप। T से तत्परता, A से अभ्यास का नियम और P से प्रभाव का नियम। ठीक है, ताप याद रख लिया तो मुख्य नियम याद हो जाएंगे तीनों। अब हम एक एक की डिटेल से बात करते हैं। जितने भी दोस्तों मुख्य नियम हैं, ये भी ध्यान दे लीजिए, जितने भी मुख्य नियम है अर्थात 3 जो मुख्य नियम है इनसे संबंधित एक एक उपनियम भी है, यानी कि प्रत्येक मुख्य नियम का एक उपनियम भी है जो कि निम्न प्रकार से है। देखो यहाँ दे रखे, तत्परता का जो नियम है इसे रुचि का नियम भी कहा जाता है क्योंकि इससे संबंधित उपनियम है रुचि का नियम। आपने तत्परता का नियम पढ़ा होगा और आपने पढ़ा होगा, ये एग्जाम्पल भी बहुत जगह देखा होगा कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये किसका उदाहरण है? तो ये तत्परता के नियम का उदाहरण है। ठीक है, अभ्यास का जो नियम होता है उसका जो उपनियम है वो है उपयोग व अनुपयोग का नियम। ठीक है, प्रभाव का जो नियम है उसका जो संबंधित जो उपनियम है वो है संतोष व असंतोष का नियम। ठीक है, संतोष व असंतोष का नियम ये कहता है कि जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो वो हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ता है। अगर हम उसे सकारात्मक रूप से लेते हैं तो हमें संतोष की प्राप्ति होती है, अगर हमें संतोष की प्राप्ति नहीं होती तो वो हमारे लिए नेगेटिव परिणाम रहता है, यानी कि असंतोष मिलता है। ठीक है, अभी हालांकि अपन डिटेल से बात करेंगे, लेकिन दोस्तों ध्यान क्या रखना है कि यदि ऑप्शन में दोनों ही मिल जाएं, है ना, जैसे आपसे अगर 2 ऑप्शन में दोनों मिल जाएं और आपसे पूछा जाए, ऐसे प्रश्न आ जाए कि बताओ निम्न में से गौण नियम नहीं है, और एक आपको बहुप्रतिक्रिया का नियम दे दे, एक आंशिक अनुक्रिया का नियम दे दे, एक तत्परता का नियम दे दे और एक मान लीजिए चौथा ऑप्शन दे दे आपको रुचि का नियम। तो बताओ रुचि का नियम और तत्परता के नियम में से कौन सा ऑप्शन करोगे? तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी नियम और उपनियम एक साथ ऑप्शन में आ जाते हैं तो हमेशा उपनियम को सही माना जाता है। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है। देखिए, यदि ऑप्शन में कोई मुख्य नियम और उसका उपनियम दोनों एक साथ दिए गए हों तो पहले उपनियम वाले ऑप्शन को सही माना जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तत्परता के नियम की। इस नियम के अनुसार जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को करने के लिए पहले से तत्पर होता है, यानी कि तैयार होता है, पहले से रेडी होता है, तो वह उसे उस कार्य को करने पर उस कार्य के प्रति रुचि पैदा कर लेता है
और यदि वह पहले से तैयार नहीं होता है तो उस व्यक्ति में उस कार्य के प्रति रुचि पैदा नहीं हो पाती है। अर्थात तत्परता रुचि को जन्म देती है और रुचि से कार्य सफल होते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें या वुडवर्थ की एक परिभाषा देख लीजिए, तत्परता से अभिप्राय मानसिक रूप से तैयारी होता है। किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। यहाँ से तो दोस्तों परिभाषाओं के प्रश्न नहीं आते हालांकि, लेकिन जो प्रश्न यहाँ से आते हैं वो एग्जाम्पल देके पूछता है आप लोगों से कि जैसे पहले एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, मजदूर को खेत में भेजा जा सकता है लेकिन काम के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये किस नियम पर आधारित है? तो आपको बताना है तत्परता के नियम पर आधारित है। ठीक है, वो काम तभी करेगा जब वो रेडी है। ठीक है, बालक को विद्यालय भेजा जा सकता है लेकिन अधिगम के लिए या पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये किसका उदाहरण है? तत्परता के नियम का उदाहरण है। और ये दोस्तों मैंने बता ही दिया कि घोड़े को तालाब के किनारे तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किस नियम पर आधारित है? तो आपको बताना है तत्परता के नियम पर आधारित है। अब हम बात करते हैं दूसरे मुख्य नियम की, जो है अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी व्यवहार को प्राणी में सकारात्मक बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक बालक को भी जितना अधिक अभ्यास कराया जाता है उस बालक के व्यवहार में उतना ही सकारात्मक परिवर्तन आता है। अभ्यास प्राणी उसी कार्य का करता है जो उसके लिए उपयोगी होता है। ठीक है दोस्तों, अभ्यास के नियम में एक बात और ध्यान रखनी है आप लोगों को कि जब भी पहले पॉजिटिव आए और परिणाम बाद में नेगेटिव आए तो समझ लेना वहाँ पर अभ्यास का नियम लागू होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल पूछ लिया कि हमारी टीम सदैव विजेता रही किंतु इस बार परीक्षाएं नज़दीक होने से हारना पड़ा। देखो, पहले तो ये विजेता रही यानी कि प्लस पॉइंट है और बाद में ये हार गई यानी कि नेगेटिव पॉइंट है। तो पहले विजेता क्यों रही? क्योंकि पहले अभ्यास करती थी। और अब हारना क्यों पड़ा? क्योंकि परीक्षाएं नज़दीक आ गई और परीक्षाएं नज़दीक आने की वजह से ये वो तैयारी नहीं कर पाई, इस वजह से इनको हारना पड़ा। तो दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी पहले कोई अच्छा कार्य होता है प्लस पॉइंट होता है और बाद में बुरा कार्य होता है तो वहाँ अभ्यास की कमी होती है, वो अभ्यास के कारण होता है। और यहाँ पर जो नियम भी लागू होता है वो अभ्यास का नियम ही लागू होता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रभाव का नियम। जब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उस व्यक्ति में कार्य करने के आने वाले परिणाम का अपना प्रभाव छोड़ते हैं। प्रभाव यदि सकारात्मक है तो व्यक्ति में सदैव संतोष होता है और प्रभाव यदि नकारात्मक है तो असंतोष की प्राप्ति होती है। कई बार आपने देखा होगा कि एक प्रतियोगी जो होता है वो बार बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में ही भाग जाता है, उसी की तैयारी करता है। क्यों करता है दोस्तों? क्योंकि उसको सकारात्मक परिणाम मिलते हैं वहाँ। ठीक है, जब भी वो IAS की RAS की परीक्षा देता है तो उसमें सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं। तो जहाँ पर मैंने बताया कि सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो उसको संतोष की पैदा होता है, यानी कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ क्योंकि पिछली बार ही मैं 2 नंबर से रहा था तो अब की बार मैं कर सकता हूँ। संतोष क्योंकि सकारात्मक परिणाम मिले हैं। एक उसके 2 ही नंबर आ रहे हैं 100 में से तो उसको असंतोष की प्राप्ति हो क्योंकि नकारात्मक रिजल्ट आया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा नियम लागू होगा? प्रभाव का नियम लागू होगा। या एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं कि छोटे बच्चे दादा दादी के साथ ही रहना पसंद करते हैं। क्यों रहना पसंद करते हैं? क्योंकि जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो दादा दादी पूरी कर देते हैं। अगर मम्मी से पापा से वो मोबाइल को मांगेगा या 24 घंटे उनके सामने मोबाइल चलाएगा तो वो उनको डांट देंगे, लेकिन दादा दादी फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं कि कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, ऐसे करके। तो जहाँ पर उनको संतोष की प्राप्ति होती है उसी कार्य को वो बार बार करते हैं और जहाँ संतोष की प्राप्ति नहीं होती उस कार्य को नहीं करते हैं। अतः प्रभाव के नियम को संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं, जैसा कि हमने उपनियमों में पढ़ा था। प्रभाव के नियमों का जो उपनियम जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? संतोष व असंतोष का नियम। तो जब परिणाम सकारात्मक मिलते हैं तो संतोष मिलता है और जब परिणाम नकारात्मक मिलते हैं तो असंतोष की प्राप्ति होती है। ठीक है, संतोष मिलता है तो उस काम को करने के लिए मोटिवेट होता है और जब असंतोष मिलता है तो उस काम को करने के लिए वो नेगेटिव फील करता है या उसको डिमोटिवेट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हमारे 3 मुख्य नियम। अब हम बात करते हैं गौण नियमों की। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें कि अधिगम के या सीखने के जो गुण नियम हैं वो कितने हैं? तो इनकी संख्या है 5। पहला हम नियम बात करते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम। एक व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफल होने के लिए या कार्य को पूरा करने के लिए
भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयास करना पड़ता है या विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं का उपयोग करना पड़ता है, इसे कहा जाता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। यानी कि किसी भी कार्य को करने से अलग अलग प्रकार के प्रयास करना। जैसे एक प्रतियोगी परीक्षा जो विद्यार्थी है वो परीक्षा में सफलता पाने के लिए कोचिंग का सहारा लेता है, किसी भी टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक का सहारा लेता है, किसी भी गाइड बुक यानी कि मार्गदर्शिका का सहारा लेता है, मॉडल पेपर, गैस पेपर, प्रीवियस पेपर, बहुत सारे पेपर वो करता है, तब जाके उसको सफलता मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों बहुप्रतिक्रिया का नियम भी यही कहता है कि जब किसी कार्य को, एक ही कार्य को अलग अलग तरीके से जो पूरा किया जाता है तो वहाँ बहुप्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। दूसरा जो नियम है, जो गौण नियम है, वो है आंशिक अनुक्रिया का नियम। यानी कि जब भी कोई कार्य बड़ा होता है तो इस बड़े कार्य को छोटे छोटे अंशों में तोड़ लेना, छोटे छोटे अंशों में परिवर्तित कर लेना दोस्तों, ये कहलाता है आंशिक अनुक्रिया का नियम। जैसे हम पढ़ते हैं, जब कोई कार्य या विषय वस्तु इस प्रकार की हो जिसमें अलग अलग प्रकार की अथवा व्यवहार की विषय वस्तु हो तो व्यक्ति को उसे अलग अलग भागों में, अंशों में विभाजित करते हुए उसके एक एक अंश को पूरा करते हुए पूर्णता तक ले जाना होता है। जैसे एक शिक्षक अपने पाठ्यक्रम को अलग अलग इकाइयों में विभाजित करते हुए एक एक इकाई को पढ़कर पाठ्यक्रम पूरा करता है। दोस्तों ये प्रश्न जो है एग्जाम्पल जो है एडिटेड आ सकते हैं, यानी कि सेम टू सेम आ सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जब भी कोई शिक्षक या एक शिक्षक अपने पाठ्यक्रम को अलग अलग इकाइयों में विभाजित करते हुए पढ़ाता है तो बताइए ये अधिगम के किस नियम पर आधारित है। तो आपको बताना है ये अधिगम के आंशिक अनुक्रिया के नियम पर आधारित है, क्योंकि वो यूनिट यानी कि इकाइयों में उस पाठ्यक्रम को बांट कर पढ़ा रहा है। ठीक है, अंशों के रूप में बांट कर पढ़ा रहा है। ठीक है दोस्तों। तीसरा जो गौण नियम है वो है सादृश्यता का नियम। जब कोई व्यक्ति किसी व्यवहार को होते हुए देखता है तो वह व्यक्ति उसी कार्य को अच्छा मानता है और आत्मसात कर लेता है और फिर उसी दूसरी परिस्थिति में, समान परिस्थिति में उस व्यवहार को आसानी से उपयोग में ले लेता है। जैसे एक बालिका अपने ननिहाल में किसी को हलवा बनाते देखती है और वह घर आकर भी हलवा बना लेती है। तो यहाँ पर कौन सा नियम है? सादृश्यता का नियम है। अब हम बात करते हैं चौथा गौण नियम, मानसिक विन्यास का नियम। इस नियम के अनुसार हमारी मानसिकता जैसी होती है परिणाम वैसे ही प्राप्त होते हैं। मानसिकता अगर सकारात्मक होगी तो परिणाम भी सकारात्मक होंगे और मानसिकता अगर नकारात्मक हो तो परिणाम भी नकारात्मक प्राप्त होते हैं। जैसे किसी विषय को लेकर एक बालक ये सोच बना लेता है कि यह विषय कठिन है तो वह उस विषय को कितनी भी मेहनत कर लेने पर ठीक से नहीं समझ पाता। दोस्तों वास्तविकता अगर माने या ना माने, लेकिन ये रियलिटी होती है। देखो, जब भी कोई अपन किसी विषय को कठिन मानते हैं तो क्या वास्तव में वो विषय कठिन है? दोस्तों वो वास्तव में विषय कठिन नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, एक तो वो टीचर पढ़ा रहा है, अगर कठिन होता तो टीचर भी तो नहीं पढ़ाता। दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसी विषय में 99 मार्क ले आते हैं और कुछ उसमें से फेल हो जाते हैं। तो बताओ बच्चे का फॉल्ट हुआ या सब्जेक्ट का फॉल्ट हुआ? तो निश्चित रूप से बच्चे का हुआ, क्योंकि उसने ना तो अभ्यास किया ना ही उन्होंने पढ़ा। तो ऐसी कंडीशन में ये ध्यान रखना है कि जैसी मानसिकता सकारात्मक अगर मानसिकता होगी तो रिजल्ट सकारात्मक आएंगे, मानसिकता नकारात्मक हुई तो रिजल्ट भी नकारात्मक ही आएंगे। कौन सा नियम कहता है ये? मानसिक विन्यास का नियम कहता है। पांचवा जो गौण नियम है और अंतिम जो गौण नियम है वो है साहचर्य व्यवहार का नियम। जब एक प्राणी दूसरे प्राणी के साथ में रहता है तो एक प्राणी के व्यवहार का प्रभाव दूसरे प्राणी के व्यवहार पर आ जाता है, इसे कहा जाता है साहचर्य व्यवहार का नियम। लेकिन दोस्तों इस बात में ध्यान रखना है कि व्यवहार हमेशा उच्च व्यवहार वाले प्राणी का जो व्यवहार है वो निम्न व्यवहार वाले प्राणी के ऊपर ही आंतरित होता है। जैसे अगर एक मानव और एक कुत्ते को अगर हम पास में रखें तो मानव का जो व्यवहार है वो कुत्ते पर आ जाता है, लेकिन कुत्ते का व्यवहार मानव पर नहीं आता है। ठीक है, यदि मानव कुत्ते को पाल कर रखता है तो कुत्ता मानव जैसा व्यवहार वफादार करने लगता है, न कि मानव कुत्ते जैसा। तो समझने की बात क्या है कि व्यवहार जो होता है वो हमेशा उच्च व्यवहार से निम्न व्यवहार वाले प्राणी के ऊपर आंतरित होता है। ठीक है, अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो शिक्षण के व्यवहार का प्रभाव शिक्षार्थियों पर पड़ना। तो ये शिक्षण नहीं है, इसको काट के आप शिक्षक कर लेना। शिक्षक के व्यवहार का प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ना,
क्योंकि शिक्षक का जो व्यवहार होता है वो उच्च व्यवहार होता है और विद्यार्थियों का इससे निम्न होता है। तो उच्च व्यवहार का प्रभाव ही निम्न पे पड़ता है, यानी कि शिक्षकों के व्यवहार का प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है, न कि विद्यार्थियों के व्यवहार का प्रभाव शिक्षक पर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के अनुप्रयोग, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में इसके क्या निहितार्थ है या क्या अनुप्रयोग है, हम इसकी बात करते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है, तो आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं प्रयास व त्रुटि से सीखने पर बल, तो यही सिद्धांत देता है। उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत देता है। यह सिद्धांत अभ्यास के महत्व को स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत किसी भी कार्य को करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से अनुक्रिया करने पर बल देता है। यह सिद्धांत मानसिक सकारात्मक पर बल देता है। यह सिद्धांत साहचर्य व्यवहार से सीखने पर बल देता है। ठीक है दोस्तों, ये थे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के अनुप्रयोग, शिक्षा में निहितार्थ। अब आगे वाली जो क्लास है उसमें हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन को पढ़ेंगे, जो कि दिया था वुडरस फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा दिया गया था। अगले क्लास में हम इसको चर्चा में लाने वाले हैं। दोस्तों, कुछ मेरे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर थोड़ा सा फास्ट किया जाए। तो दोस्तों, हम अपनी जान से तो खुद फास्ट ही कर रहे हैं, और अभी मैं कुछ दिन से थोड़ा बिजी था तो वीडियो 3-4 दिन में आ रहे थे, है ना। कुछ दोस्त ये भी कमेंट कर रहे थे कि आप जल्दी से डाला करो। तो दोस्तों, आप निश्चिंत रहिए, है ना। ये लगभग नवंबर में कंप्लीट हो जाएगी साइकोलॉजी, फिर अपन SST को स्टार्ट करेंगे और दोनों लैंग्वेज भी यहाँ कराई जाएंगी। इस चैनल पे दोस्तों आपको एक तो संस्कृत कराई जाएगी, संस्कृत लैंग्वेज कराई जाएगी, और दूसरी लैंग्वेज कराई जाएगी हिंदी। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी लैंग्वेज यहाँ नहीं कराई जाएगी, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।